बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजिकल मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड। आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड क्या है, कि बायोलॉजी ने इंसान की या बनी नौ इंसान की मैन काइंड की सक्सेस के लिए क्या इकदाम किए हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ये देखेंगे और इसमें एट द एंड ये देखेंगे कि इस लेक्चर में से, इस टॉपिक में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और किस तरह से ये लॉन्ग बन सकता है। तो आइए हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। अगर हम बात करें साइंस ऑफ बायोलॉजी की तो ये क्या करती है, हेल्प करती है मैन काइंड की बाय। अब जो बायो है या ये जो साइंस है, साइंस ऑफ बायोलॉजी है, ये मैन काइंड की क्या करती है, हेल्प करती है। किस तरह से? तीन मुख्तलिफ तरह के वे हैं जिस तरह से ये क्या कर सकती है, मैन काइंड की हेल्प कर सकती है। अब वो वे कौन कौन से हैं? उनमें जो पहला वे है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे आबादी में इजाफा हुआ है वैसे वैसे जो फूड की प्रोडक्शन है वो बायोलॉजी की मदद से हमने क्या किया है, उसमें भी क्या किया है, इजाफा किया है। किस तरह से किया है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, कम्बैटिंग डिजीज, बीमारियों के साथ मुकाबला करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो भी किसकी बदौलत है, वो भी बायोलॉजी की बदौलत है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इंसानी सरगर्मियों की वजह से, डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो माहौल है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उसके अंदर पोल्यूशन वगैरह या दूसरे जो के असरात मुरतब होते हैं, तो उसको कैसे कंजर्व करना है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो ये भी बायोलॉजी की सर्विसेज में से आता है। इसको भी हम इंशाल्लाह कम्बैटिंग डिजीज के बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन लेक्चर है, जो फोकस है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके एम्स की बात करते हैं। इसका मकसद क्या है, इसके मकसद की बात करते हैं, एम्स क्या है इसका। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, इंक्रीज हुआ है प्लांट की जो प्रोडक्शन है, प्लांट की जो पैदावार है उसके अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। उसके अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। कैसे इजाफा हुआ है? मसलन आपके पास, जो हमारे पास जो पहले से वैरायटीज थी, पहले से मौजूद वैरायटीज थी, उनको हमने क्या किया है, बायोलॉजी की बदौलत हमने क्या किया है, पहले से बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है उन वैरायटीज को और डिवेल्प किए हैं बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। न्यू हाई यील्ड, ना सिर्फ हमने उनको बेहतर किया है बल्कि बायोलॉजी की बदौलत ही हमने क्या किया है, उनकी पैदावार में भी इजाफा किया है। पहले जो फी एकड़ औसत कम होती थी, लेकिन आज के दौर में फी एकड़ औसत क्या हो चुकी है, पहले से ज़्यादा हो चुकी है। ये किस वजह से है, ये बायोलॉजी की वजह से है। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ प्लांट, ये भी किसकी बदौलत हुआ है, ये भी बायोलॉजी की बदौलत हुआ है। अब हम बात करें डिजीज रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, बीमारियों के खिलाफ मज़ामत पैदा करने वाली वैरायटीज प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, जिसकी वजह से उन बीमारियों का प्लांट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, उसकी यील्ड में क्या होगी, पैदावार में उसके अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। और फिर अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे, जो एनिमल हैं वो क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको फूड के तौर पे। तो ये इसकी क्या थी, इम्पोर्टेंस कह लें या इसका मकसद जो है फूड प्रोडक्शन का, तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसमें हम 5 से 6 मेथड डिस्कस करेंगे फूड को प्रोडक्शन के, फूड प्रोडक्शन के, और उनमें उसके बाद हम 1-2 मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें फूड को क्या करेंगे, जिसमें प्रिजर्व करेंगे। तो आए हम बकायदा तौर पर अपने वो मेथड को आगाज करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है जी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। कौन सा है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस करवाना। अब ऐसे जानदार जो आपको अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके करेक्टर्स अच्छे होते हैं, अगर हम उनकी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं। उनको क्या करवाते हैं,
रिप्रोड्यूस करवाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म प्लांट के भी हो सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल के भी हो सकते हैं। अब उन उन इनको देखते हैं कि प्लांट और एनिमल ब्रीडर जो हमने यूजिंग करते हुए, बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, उनको कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हमने ब्रीड किया है और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनको हमने क्या किया है, ब्रीड किया है। तो ये जो ब्रीडिंग का प्रिंसिपल है या जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है जिसमें आप ब्रीडर बना रहे हैं, बेसिकली ये क्या करती है, यूज करती है किस चीज को, प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। अब जेनेटिक के प्रिंसिपल को कैसे इस्तेमाल करती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाके अभी हम डिस्कस करते हैं। कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी ब्रीड करवाई जा चुकी है, वीट है, राइस है और कॉर्न है। ये ऐसे प्लांट है जिनकी ब्रीडिंग करवाई जा चुकी है। और एनिमल में चिकन, काओ और शीप, ये तीन ऐसे एनिमल हैं जिनकी ब्रीडर या जिनकी ब्रीडिंग करवाई जा चुकी है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये प्रोसीजर ना होता, जैसे आपने इसका जो पहला मेथड है, अगर बात करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये आपने देखना होगा कि पोल्ट्री ब्रीडर का क्या काम होता है। आप पोल्ट्री फार्म के मुतालिक है, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, हम क्या करते हैं, चिकन को तैयार करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो बहुत जल्दी, क्विक, और दूसरा चीप, सस्ता और वाइट मीट हमें हासिल होता है। अगर हम अपना इन्हिसार दूसरी मुर्गियों पर करें तो एक मुर्गी, उसको 2 केजी बनने के लिए जो टाइम पीरियड है तकरीबन कोई 5 से 6 माह है। तो इस तरह से वो उसके लिए हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, या वो हमारे लिए क्या होगी, वो कॉस्टली होगा। लेकिन ये जो पोल्ट्री फार्म के जो ब्रीडर्स हैं जिसके जरिए हम वाइट मीट को क्या करवा रहे हैं, प्रिपेयर करवा रहे हैं और डेवलप करवाई हैं पोल्ट्री ब्रीडर के जरिए, हम बहुत जल्दी और चीप और वाइट मीट हम क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री ब्रीडर के जरिए क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका जो दूसरा मेथड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा है जी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है, लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो किसी भी जानदार का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, उसको चेंज किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, जीन को दाखिल किया जाता है। किसके लिए? फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों के खिलाफ मज़ामत के लिए, एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स, और अपनी पसंद के कैरेक्टर्स को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अगर तो वो प्लांट हुआ तो उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, अगर वो एनिमल हुआ तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से हमने बनाया है, इसको क्या किया जाता है, प्रोपागेट किया जाता है, इसकी तादाद में इजाफा किया जाता है। कैसे? बाय यूजिंग क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट की जो कॉपियां हैं वो बनाएंगे। क्लोनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल मेथड। ये एक ऐसा तरीका कार है एसेक्सुअल मेथड का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं। मसलन हमारे पास अगर एक ये ऑर्गेनिज्म है तो इसकी अगर हम क्या करनी है, एसेक्सुअली इस तरह से जो कॉपी बनाएंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो मेथड है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बाय केमिकल्स या कह लें पेस्टिसाइड्स। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। किधर से? डिजीज से। आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह की डिजीज हैं, वो जब प्लांट के ऊपर हमला करती हैं तो हम
उस डिजीज को खत्म करने के लिए या उससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम उन डिजीज को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, फंजीसाइड हो सकते हैं और इंसेक्टिसाइड होते हैं। फंजीसाइड क्या होंगे, जो फंजाई को किल करते हैं, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो प्लांट है उनको क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, किधर से, डिजीज से। अब ये जो प्लांट हैं, सॉरी ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल को जब हम मुसलसल यूज करते हैं तो ये काज करेंगे क्या चीज, टॉक्सिसिटी, प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब जब मुसलसल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपको पता है हर चीज के जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट क्या होंगे, ये टॉक्सिसिटी और प्रॉब्लम काज करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए, और इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेंगे। तो ये मेथड प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, लेकिन इसके क्या है, साइड इफेक्ट भी हैं। तो जो अगला मेथड है बायोलॉजी की मरोज़ मिन्नत, कह लें बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे क्या चीज, कंट्रोल बाय यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपने करना क्या है, बेसिकली पोल्यूशन को क्या करना है या किसी भी डिजीज को क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है। और उस डिजीज में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल आपकी किताब में दो एग्जांपल बताई हुई हैं। एक है कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज होते हैं, और एक एग्जांपल बताई हुई है एफिड्स की। अब एफिड्स क्या है, एक ऐसा कह लें ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट है जो अटैक करता है किसके ऊपर, वॉलनट ट्री के ऊपर। वॉलनट ट्री कौन सा होता है, अखरोट का दरख्त है, इसको ये खराब करता है। तो इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, किसके जरिए, वेस्प के जरिए। वेस्प भी क्या है, ये भी एक इंसेक्ट है जो क्या करता है, जो पैरासाइट है किसका, अफाइड्स का। अब क्या हम क्या करते हैं, वेस्प का इस पे क्या कर देते हैं, घराव कर देते हैं वॉलनट ट्री के ऊपर। तो वो इसका पैरासाइट है, तो इसको क्या कर देगा, उस वॉलनट ट्री से अफाइड्स को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और जिसकी वजह से हम अपने वॉलनट ट्री को अफाइड से क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। अब ये आपको सामने नजर होगा आईडीएम। आईडीएम क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ये बेसिकली क्या है, एक मैनेजमेंट है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, फसलों को जो बीमारियां लगती हैं, बीमारियों के रोकने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आईडीएम के अंदर आएंगे। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ रेंज ऑफ measures to prevent and manage disease in crops। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर जिनका इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए और बचाने के लिए और मैनेज करने के लिए किस चीज़ को, प्लांट में किसको, क्रॉप्स को बीमारियों से बचाने के लिए जो हम रोकथाम करते हैं, इसको क्या कहते हैं, आईडीएम कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला फूड प्रोडक्शन का जो अगला जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक नाम से जाहिर है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और पोनिक कल्चर टेक्निक मतलब ये है कि पानी के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाते हैं। प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, किसके अंदर, एरिएटेड वाटर के अंदर। मसलन आपके पास किसी भी चीज के अंदर क्या है, आपने वाटर ले लिया। अब ये जो वाटर है ये वाटर एरिएटेड है, इसके अंदर हवा भी मौजूद है, इसके अंदर आप दूसरे न्यूट्रिएंट भी क्या कर देंगे, दाखिल कर देंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है या इसको क्यों किया जाता है, अब आपको पता है प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं किसके अंदर, वो प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर। तो सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, उसमें पता लगाना कि किस प्लांट ने कितने न्यूट्रिएंट लिए हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट लिए हैं, उसको पता लगाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सॉइल का क्या काम है, वो उसने होल्ड किया होता है, पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा हुआ होता है, किसको, प्लांट को जमीन के अंदर गाड़ा हुआ होता है। तो इसी काम को हम क्या करते हैं, इस अपने आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर किसी भी प्लांट को किसी भी चीज के साथ क्लिप कर देते हैं और उस प्लांट को उस पानी के अंदर रख देंगे, और उस पानी के अंदर हम क्या कर देंगे,
न्यूट्रिएंट दाखिल कर देंगे और प्लांट ग्रो करेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उस प्लांट ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट अपनी ग्रोथ के लिए यूज किए हैं इस इन्वायरमेंट से। अब इस इन्वायरमेंट का इसका इन्वायरमेंट को क्या फायदा हुआ, हाइड्रोपोनिक टेक्निक कल्चर का बायोलॉजी में क्या फायदा हुआ। जो एस्ट्रोनोमर हैं, एस्ट्रोनोमर यूज करते हैं दिस टेक्निक को ग्रोइंग करने के लिए, वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए। अब क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोनोमर एक शिप पे जाते हैं तो शिप में वो ओबियसली उन्होंने क्या करना होता है, वेजिटेबल ग्रो करवाते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर कैसे करवाएंगे, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के जरिए ही वो क्या करवाएंगे, ये प्लांट को, वेजिटेबल को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे। तो अजान शुरू हो गई थी, इस वजह से क्या हुआ था कि वीडियो में हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, पानी के अंदर ग्रो करवाते हैं प्लांट को और इस टेक्निक को एस्ट्रोनोमर यूज़ करते हैं वेजिटेबल को ग्रो करवाने के लिए खला में। अब ये जो सारे मेथड हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे फूड प्रोडक्शन के मेथड थे। अब हम बात करते हैं फूड को प्रिजर्वेशन कर। फूड को प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है क्योंकि जो फूड बनाई जाती है उसको अगर प्रिजर्व नहीं करते, मिसाल के तौर पे जो आपके पास फूड होती है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बचाना होता है किससे, स्पॉइलेज से। आपको पता है कि खुराक क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो खराबी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोगों ने क्या करना होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करने से पहले भी हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो प्रिजर्वेशन जो है वो इस तरह से की जाती है। तो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट तरह के मेथड हैं, लेकिन बुक के अंदर जो बताया हुआ है पास्चराइजेशन, इस मेथड को हम इधर डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है, ये कैसा मेथड है जिसको डेवलप किया था किसने, लोइस पास्चर ने। इसके अंदर क्या किया जाता है, मिल्क और मिल्क की जो प्रोडक्ट होती हैं उनको हीट किया जाता है, उसके अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर ये वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क से बनने वाली अशिया को प्रिजर्वेशन के लिए पास्चराइजेशन का जो अमल है वो किया जाता है। अब इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लें कौन कौन से हैं, और ये टॉपिक लॉन्ग किस तरह से आता है, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन द फूड प्रोडक्शन। पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन के अंदर जो फूड की पैदावार में इजाफे के लिए जो बायोलॉजी का क्या किरदार है। तो उसमें आपने इस पहले मेथड को डिटेल में क्या कर देना, यहाँ तक डिस्कस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट लॉन्ग हो जाएगा। इसमें शॉर्ट कौन कौन से बन सकते हैं, शॉर्ट इसमें सबसे पहले हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये भी आपको मैंने बता दिया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, इसकी एग्जांपल। आईडीएम क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद पास्चराइजेशन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेडली शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार आए हुए होते हैं, और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।